मैं कहाँ से शुरू करूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मुझे बड़ी खुशी है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज आप सभी लोग जो हैं हम लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और ये है कि भाई हम ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, उससे ज़्यादा हम दोस्त भी हैं। और ये एक बड़ा इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, एक बहुत इनफॉर्मल संवाद है। हिमालय के सरोकारों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। द हिमालयन पैनोरामा, ये हमारा एक किस्म से टाइटल भी था आज की इस सब्जेक्ट का। और हम सभी लोग जानते हैं, हम तीनों जानते हैं जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। तो मैं एक छोटी सी फेरिस्त है इस समय, अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हैं, तो चाहे हम ग्लेशियर की बात करें, कचरा की बात करें, डिजास्टर की बात करें, जीव जंतु की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, लैंडस्लाइड, हीट वेव, वाटर टेबल, river encroachment, air pollution, forest fire, cloud burst, deforestation, biodiversity, natural springs, soil erosion, लंटाना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो मैं एक कुछ पेपर लेकर के बैठा हुआ था, ऐसी कविता स्माइलिंग, और ये लिस्ट इतनी लंबी है, दिस लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी इस समय हिमालय की चुनौतियां, उत्तराखंड की चुनौतियां, और इन्हीं चुनौतियों के बीच में एक और बड़ी चुनौती, विकास की चुनौती, डेवलपमेंट की चुनौती, इकोनॉमिक कंसिडरेशन की चुनौती। तो दोस्तों, जो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के अलावा, दोस्तों के अलावा, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं कि इस बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में, जहां पर हमारे साथ में तीन खास मेहमान हैं, तीन एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपको संक्षेप में उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। तो इन सभी चुनौतियों के बीच में हम हिमालयन क्षेत्र में, विशेष तौर पर हम तो क्योंकि उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड से सरोकार रखते हैं, उत्तराखंड में विकास कैसे हो, तो हम किस तरीके से एक बैलेंस को स्ट्राइक कर सकते हैं, अपनी इकोलॉजिकल चैलेंजेस को और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को एक क्लाइमेट रेजिलिएंट उत्तराखंड कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम की आज की हल्की फुल्की पृष्ठभूमि है। और इसके अलावा जो आज हमारे जो तीन स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनका शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी सती साहब से शुरुआत करूंगा। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सोशल साइंसेज के, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, भरसार में, वहां पर आप इस पद पर कार्यरत हैं। आप फेलो ऑफ इंडियन जियोफिजिकल यूनियन के फेलो हैं, फेलो ऑफ इंडियन सेस्मोलॉजिकल सोसाइटी के भी आप वहां के भी फेलो हैं। 30 साल का आपका रिसर्च का अनुभव है, 60 से ज्यादा आप पेपर्स लिख चुके हैं। उत्तराखंड के फॉर्मेशन के आंदोलन में आपने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। 1994 से लेकर 2000 तक आप एक युवा नेता के रूप में 3 बार जेल भी जा चुके हैं। सती जी, आपका बहुत बहुत ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कविता है। कविता एक जर्नलिस्ट हैं, एक रिसर्चर है, और विशेष तौर पर हिमालयन क्षेत्र में अगर आप दो धाराओं की बात करें, एक राजनीति की धारा और एक एनवायरनमेंट की धारा, तो इसके इंटरसेक्शन पर जो है आप काम करती हैं, बड़ा शानदार काम करती हैं। देश के दो नामी गिरामी अखबारों में के साथ में आप जुड़ी रही हैं, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो हम बड़ा भारी भरकम आपका अनुभव है कविता, और वर्तमान में आप इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप में आप काम करती हैं, स्वयं हिमालय में रहती हैं, और यहाँ की कहानियों को लेकर, विशेष तौर पर उत्तराखंड और हिमालयन क्षेत्र के पानी को लेकर, उसको लेकर चिंतन मनन करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, और आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर टर्न स्टोरी टेलर हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि कविता जो है ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई हैं, और वहां से आपने वाटर साइंस, पॉलिसी और मैनेजमेंट में पढ़ाई करी है। सो कविता, वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच दैट यू आर हियर। या उसके अलावा हमारे साथ में हमारे दोस्त डॉक्टर महेश भट्ट साहब हैं। आप एक सर्जन हैं, राइटर हैं, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, रिसर्चर हैं, पिछले 25 साल से जो मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका बड़ा भारी भरकम बायोडेटा है। समय की बाध्यता को देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप ऑथर हैं स्पिरिचुअल हेल्थ के, तो अलग अलग किताबें आपने लिखी हैं, आप अलग अलग संस्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया। तो बड़ा लंबा आपका और हमारा परिचय। और आज विशेष भूमिका डॉक्टर साहब की जो है, हमारी आपसे अपेक्षा डॉक्टर साहब ये है कि ये जो पूरी जो क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन को लेके जो उसका पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट है, उस पर सामान्य तौर पर कम से कम मेरे संज्ञान में उत्तराखंड में चर्चा होते हुए नहीं है।
तो आप उस पर प्रकाश आज डालेंगे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम सीधी शुरुआत सतीश जी आपसे एक छोटे से सवाल से करते हैं। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो पूरा मौसम बदलाव का दौर है उसमें आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या देखते हैं कि हिमालय की क्या स्थिति है और उत्तराखंड की क्या स्थिति है? धन्यवाद अनूप भाई, आपने बहुत रेलिवेंट टॉपिक पे ये चर्चा रखी है और बहुत विद्वान साथी लोग हमारे साथ में हैं। मौसम बदलाव का जो जलवायु परिवर्तन का जो ये दौर है, ये दौर पूरे विश्व में वैज्ञानिक स्तर पर तो पर्याप्त गंभीरता इसमें दिखती है और बहुत बड़े लेवल पे शोध हो रहे हैं। कई संगठन जो आईपीसीसी से लेकर उसके अलावा भी कई संगठन इसके मौसम बदलाव, ये जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि अभी साइंस में एक कमेंट्री आई थी। साइंस एक प्रतिष्ठित जर्नल है, शोध पत्रिका है, उसमें एक कमेंट्री आई थी कि सरकारों का और इसका कॉरपोरेट का, इनका एक बहुत एक असहज संवेदनहीनता इनमें है और वो अकारण नहीं है। उसमें उसमें ये नेक्सस जैसा लगता है। ये कुछ इंडिकेशन इस तरह से उस लेख में किया गया है। कविता ने शायद ये पढ़ा होगा ये आर्टिकल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन के बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शासकों और सरकारों का पूरे विश्व के स्तर से लेकर और लोकल स्तर तक इसमें संवेदनहीनता है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में भी लगातार इस उद्देश्य से बहुत शोध हो रहे हैं और हिमालय के बारे में तो विश्व के सारे वैज्ञानिक ये आगाह कर चुके हैं कि अगर मौसम परिवर्तन एक सच्चाई है, अगर ग्लोबल वार्मिंग एक सच्चाई है, तो हिमालय पे उसका प्रभाव विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्र से बहुत ज्यादा है। अभी कुछ लोग वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो दशकीय तापमान वृद्धि है पूरे विश्व में, वो 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन उत्तराखंड या हिमालय के परिप्रेक्ष्य में वो 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दुगनी रफ्तार से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इस सवाल ये उठता है कि इसके प्रभाव क्या होंगे। हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इसके प्रभाव बहुत भयानक है। दो ही क्षेत्रों में इसके सबसे ज्यादा प्रभाव देखे। हालांकि मौसम परिवर्तन के प्रभाव तो हर जगह परिलक्षित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले, एक तो समुद्र के तट और दूसरा हिमालय जैसे उच्च जो माउंटेन्स हैं, जो हाइज हैं, वहां सबसे ज्यादा परिलक्षित होने वाले हैं। क्या क्या होने वाले हैं? एक तो एक्सट्रीम इवेंट्स का ये आज लगभग ये स्थापित हो चुका है कि एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज्यादा होने वाली है। एक्सट्रीम ड्रॉट्स पड़ेंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल्स आएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है और इनके स्पाशियल और टेम्पोरल चेंज होने वाले, मतलब जब होते आए थे उससे अलग, जब नहीं होते थे तब भी होने लगेंगे और जहां नहीं होते थे वहां भी होने लगेंगे। ये इसके प्रभाव। इसके अलावा ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा भी बोल दिया होगा, आगे भी हम लोग इस बात पे बात करेंगे। और ये है कि अभी कुछ शोध बड़े चौंकाने वाले हैं, जिन पे मैं, अगर आप कहें तो मैं बाद में बात रखूं या अभी रख देता हूं नहीं, शॉर्ट आप में। स्टार्ट करिए सतीश जी, संक्षेप में आप एक दो बातें बोल करके, ताकि हमारा जो ये और तो उसमें। ये एक दो चीजें तो बड़ी आई हैं कि अभी एक रिसर्च पेपर आया है कि जो ये उसने बिल्कुल ये बात कैटेगोरिकली इस बात को कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलने के सबसे बड़ा खतरा जो यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के रूप में पहाड़ों में सबसे बड़ी गतिविधि है, वो है डैम्स पे। डैम्स पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो कहते हैं कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी हिमालय की लोग समझते हैं और 250-300 के पाइपलाइन में है गीगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। उच्च हिमालय क्षेत्र में बन रहे सारे
डैम्स खासकर बहुत बड़े खतरे की जद में हैं, क्योंकि जिस तेजी से ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं उसकी वजह से जो मलबा छूट रहा है, वो मलबा छोटी भी एक्सट्रीम इवेंट्स में, बारिश में या किसी और में, वो ऋषिगंगा की तरह त्रासदी या 2013 की तरह त्रासदी के रूप में सामने आने वाले हैं। ये बहुत बड़े खतरे वैज्ञानिक बता रहे हैं। इसके अलावा और भी शोध हैं, उनको भी वो भी इंगित करते हैं कि जैसे मसलन इन डैम्स के कारण अभी बताया गया है 2006 से 2020 के बीच में वो मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा घातक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मीथेन का परसेंटेज 7-8% बढ़ गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि वेटलैंड बढ़ गए हैं। अब वेटलैंड एक तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वो कहते हैं बारिश के कारण बढ़ गए हैं, दूसरा जो हमको लगता है वो बढ़ गए हैं कि जिस तरह से डैम्स की बाढ़ आ गई है, इसकी वजह से जो वेटलैंड बढ़ गए, जो जलाशय बढ़ गए हैं, जो रुका हुआ पानी रुक गया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। और इस साल की हीट वेव तो सीधे सीधे कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इन्हीं मीथेन के उत्सर्जन का नतीजा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा। और पाकिस्तान की बाढ़ का लोग कहते हैं कि इस समय की जो हीट वेव है उसका परिणाम है पाकिस्तान की भीषण बाढ़ इस समय। ये संक्षेप में मैं मोटा मोटा खाका ये बता रहा था। बहुत बढ़िया सती जी। और जो आपने बातें कही उससे से 2-3 चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो हमारे लाइव में हैं। विपिन वर्मा जी हमें गुड इवनिंग कह रहे हैं। विपिन वर्मा जी, आपको भी गुड इवनिंग। और आपने कहा कि ग्लेशियर सबसे वल्नरेबल है, निश्चित तौर पर ग्लेशियर का जिक्र भी सती जी ने भी किया। शांति प्रकाश सती जी, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे, आप सभी का स्वागत है। आपने सती जी जो जिक्र किया डॉक्टर साहब, जो हीट वेव का, मैं जो साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस वर्ष 2022 में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पूरे देश के तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा हीट वेव डेज जो हैं वो उत्तराखंड जैसे राज्य में है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोकसभा में ये जो एक सवाल में एक जवाब जो है ये दिया गया है कि सर्वाधिक हीट वेव डेज यहां पर हैं, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, निश्चित तौर पर चौंकाती भी है और चिंतित भी करती है। इसके अलावा आपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जिक्र किया सती जी, उसमें मैं एक शब्द का यहां पर मैं लाना चाहूंगा संवाद में, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है, और ये शब्द है ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग जो होती है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फिनोमिना है कि बातें जो है इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली, अगर उसको बिल्कुल उस भाषा में बोला जाए तो ये भी है। और तमाम इस किस्म के पहलू हैं। खैर, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कविता, मेरा आपसे पहला जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि मैं उत्तराखंड के संदर्भ में आपसे बात करूंगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि जो हमारी यहाँ की इकोलॉजी है उसके ऊपर सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं? पहली बात तो इस टॉक में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो जो आपका थीम भी है आज का, इकोलॉजिकल चैलेंजेस एंड हाउ डू यू मैनेज देम विद डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोलॉजिकल चैलेंजेस जो अभी हैं वो एक तो है स्प्रिंग्स जो हैं, स्रोत पानी के, वो सूख रहे हैं। ये उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये बात आ रही है। और कई सारे एनजीओज हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही है, स्प्रिंग रिजुविनेशन। अब ये एक इकोलॉजिकल चैलेंज है क्योंकि ये देखा गया है कि हायर एरियाज में, हिमालय में स्नो का पैटर्न बहुत बदल चुका है, या तो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी। अब स्नो जो है वो धीरे धीरे पर्कुलेट करती है जमीन के नीचे, तो एक्विफर रिचार्ज होता है, तो स्प्रिंग वाटर आता है। और जो कम्युनिटीज हैं, हिल कम्युनिटीज, वो काफी डिपेंडेंट हैं स्प्रिंग वाटर पे, स्रोत के पानी पे। अब जब स्रोत सूख रहे हैं तो लोकल कम्युनिटीज की तो रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत असर पड़ रहा है इस चीज का। तो एक ये है क्लाइमेट चेंज, इसका एक रीजन है, पर डेवलपमेंटल इश्यूज भी रीजन है। आउट माइग्रेशन हो गया है, तो जो जल स्रोत होते थे उनको ठीक तरह से रखने वाला कोई है नहीं कई इलाकों में। दूसरी ये भी बात है कि घरों में नल आ चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, उनकी तरफ देखने की क्या जरूरत है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से भी है एक्विफर ड्राइंग अप या स्प्रिंग्स की ड्राइंग अप, और जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, जहाँ पे हम ज्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उनकी वजह से भी है। तो स्प्रिंग एक हो गया, फिर
फॉरेस्ट फायर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट में। फॉरेस्ट कवर एक मुद्दा है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, वो चाहे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, जैसे चार धाम रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा, हम 825 किलोमीटर की रोड की चौड़ाई कर रहे थे पूरे स्टेट भर में, या कर रहे हैं। कितने पेड़ कट गए उसमें। तो फॉरेस्ट कवर लॉस ये एक मुद्दा है। फॉरेस्ट कवर लॉस की वजह से भी आपके पानी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब में इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो एक मुद्दा बन जाता है। डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मुद्दे हैं, हम रोड काटते हैं या फिर डैम बनाते हैं, मलबा सारा हम नदियों में डालते हैं, उसकी वजह से इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो यही मलबा फिर डाउनस्ट्रीम एरियाज में तबाही मचाता है। तो अनगिनत इश्यूज, इकोलॉजिकल, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज में एक्सट्रीम रेन्स, या तो बहुत ज्यादा बारिश है कुछ थोड़े समय में, या फिर ड्राई सीजन है, ड्राई स्पेल है। पिछले साल अक्टूबर में हमने देखा कुमाऊं रीजन में मोर देन 70 पीपल डाइड, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जितनी बारिश नहीं देखी गई थी, वो 2 दिन में या 1 दिन में हो गई कुमाऊं में। तो हमारा जिस तरह से हम जीते हैं अभी, की नदी के बगल में हमने घर बनाए हुए हैं, या रोड से लगे हुए घर बनाए हुए हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है और नीचे से बाढ़ आ गई, तो ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज जिस तरह से हमने बिल्कुल बिना सोचे समझे अर्बनाइजेशन या फिर कंस्ट्रक्शन करा है, जिस तरह से हम प्रोजेक्ट्स लाते हैं अपने स्टेट में, डैम प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, होटल कंस्ट्रक्शन, ये सब ये सब ऐड होकर, ये सब जुड़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं है, उसके अलावा जिस तरह से हमारा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, कि इंसान की जो इंटरवेंशन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि इकोलॉजिकल चैलेंजेस को और भी बढ़ा रहा है इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। कविता, थैंक्स। आपने इतने सारे इश्यूज को उसको पिन पॉइंट किया है, आपने हाईलाइट किया है, और आपने जो जलवायु परिवर्तन का किया, इनफैक्ट मैं एक चीज को लेकर के हमेशा, कंफ्यूज तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूं, मैं आप सभी लोगों से भी जानना चाहूंगा कि भाई कभी भी कुछ घटना घटती है, एक बड़ा आसान रिएक्शन होता है कि भाई ये जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। तो मेरा अपना थोड़ा सा मानना है कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, कि मेरे को लगता है कि वो एक बड़ा लेजी एनालिसिस है, एक बड़ा आसान तरीका है कि भाई हमने जो है अपनी जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर छोड़ दी और नेचर के ऊपर छोड़ दी, कि भाई वो तो ऊपर वाले की था, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जो आपने जिक्र किया एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो मानव निर्मित जो जो कारक हैं, उनके ऊपर भी चिंतन मनन होना चाहिए। तो बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, जिस चीज का हम उत्सुकता के साथ में इंतजार कर रहे हैं, शायद पहली बार इस विषय पर शायद पहली बार चर्चा हो रही होगी, और बड़ा सरल सवाल डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर महेश भट्ट जी से, कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये मानव जाति के स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, वैसे तो इंटरनेशनल इश्यू है, लेकिन हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के, मैं एक मौका देने के लिए। देखिए, क्या होता है कि हमारे उसमें एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हम इसको बोलते हैं, जिसमें कि एक होस्ट होता है, एक एजेंट होता है और एक इन्वायरमेंट होता है। तो जो आपने बोला कि ये सिर्फ मैं सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अब आ रही है, हाँ जी। आ रही है जी। तो जिसमें जिसमें कि बात ये आती है कि क्लाइमेट चेंज क्या करता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है इस ट्रायड में, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक होते हैं या पेंडेमिक होते हैं, जो भी कहें आप, तो इनमें एक जो है इसको तीनों को इम्पैक्ट करता है। अब तीनों को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? एनवायरनमेंट को तो इम्पैक्ट करता है, ये हम सब लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन है, और आपका सॉइल पोल्यूशन है, और जो एयर पोल्यूशन है, इनकी वजह से असर आता है। होस्ट कैसे इफेक्ट होता है इससे? होस्ट ऐसे इफेक्ट होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से
बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि खाने की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, और जब खाने की क्वालिटी खराब हो रही है तो खाने तक एक्सेसिबिलिटी कम हो रही है। तो जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो उसकी कमी हो जाती है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। पोल्यूशन इन इटसेल्फ कैन डिक्रीज अवर इम्यूनिटी टू सर्टेन एक्सटेंट। ये वो जो बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि इस तरफ वो करती हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि पानी खराब हो गया तो उसकी वजह से जो बहुत सारी डिजीज होती हैं, तो ये एजेंट को भी असर कर रहा है और एनवायरनमेंट को भी असर कर रहा है इस ट्रायड में। और चौथा तीसरा जो इस ट्रायड का वो है कंस्टिट्यूएंट है, पार्ट है, वो है आपका सॉरी एनवायरनमेंट एंड होस्ट को तो इफेक्ट कर रहा है, एजेंट को भी इफेक्ट कर रहा है। और एजेंट को कैसे इफेक्ट कर रहा है? एजेंट का मतलब होता है जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, या कोई वेक्टर बोर्न डिजीज में जैसे कोई मस्कीटो वगैरह आप कह सकते हैं। तो ये इनके लाइफ साइकिल को एनहांस कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि या तो कोई वायरस जो अब तक हमको इफेक्ट नहीं कर रहा था वो हमको इफेक्ट करता है, या कोई बैक्टीरिया जो अब तक हमको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था तो वो हमारे ह्यूमन उसमें आ जाता है। दूसरी बात मैं आपको वो ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि द क्लाइमेट चेंज इज नॉट अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ ओनली, in fact it is affecting the health of everyone, every animal you can say, even it is affecting the plant health. So it's a problem which is very universal. So it's not affecting, it's not the question of the human beings only, it is affecting the animals, it is affecting the wildlife, it is affecting the different kind of the plants. So it's a universal issue. We cannot look it into a very you know this tubular direction that it is affecting only the human beings. So क्या हो रहा है, सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से जो हमारा ट्रायड है वो सारा का सारा आउट ऑफ द ऑर्डर हो जा रहा है। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी हो जाती है कि जब ये आउट ऑफ ट्रायड हो जाता है हमारा ये, और क्योंकि हम लोग हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाइमेट मिटिगेशन का काम कर रहे हैं और एडेप्टेशन का काम कर रहे हैं और एक रेजिलिएंट चीज बना रहे हैं। तो होता क्या है कि ये सारी की सारी चीजें डीरेल हो जाती, अपनी जगह से हट जाती। तो ये आप देखें तो ये पूरा एक हेल्थ पे क्लाइमेट चेंज का इस तरीके से इम्पैक्ट होता है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने जो इतना उसको विस्तार में बताया कि भाई खाली ह्यूमन हेल्थ की बात ही नहीं है, और चलिए ह्यूमंस तो कम से कम अपने बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उन जानवरों के बारे में क्या जिनके प्रति हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है, या उन प्लांट्स को लेकर के, तो इसके इतने सारे लिंकेजेस हैं, इतने सारे इंटरसेक्शंस हैं जिसके ऊपर आपने प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, यस यस कविता प्लीज। ये बात छूट जाएगी इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ यहाँ पर। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम क्लाइमेट चेंज और हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि हेल्थ बैक सीट ले लेता है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। बहुत बाद में हेल्थ की बात होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग विद समबडी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे हम हेल्थ भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। डॉक्टर भट्ट स्पोक अबाउट हेल्थ इन जनरल एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं मेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज की बात करना चाहती हूँ। एक छोटा सा पॉइंट रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग। मैं जब केदारनाथ डिजास्टर आया 2013 में, तो मेरा पहला असाइनमेंट था एज अ जर्नलिस्ट। मैं द हिंदू के लिए तब जर्नलिज्म करती थी। तो मैं वहाँ डिजास्टर में तो मैंने कवर किया ही, उसके बाद हर 6 महीने हर साल मैं उन इलाकों में जाती थी जहाँ पर डिजास्टर के इम्पैक्ट्स रहे पूरे गढ़वाल भर में। मुझे 4 साल लग गए ये सोचने में भी कि लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा होगा डिजास्टर का। डेथ्स हो गई घर में, आपने ऐसी त्रासदी देखी नहीं थी कभी। आपके अर्निंग मेंबर्स की डेथ्स हो गई, कई लोगों के सारे फैमिली मेंबर्स, एक बचा हुआ सबकी डेथ हो गई। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो फिर then I was working with the Indian Express at that time. 4 years after the disaster, मैं केदारनाथ के आसपास के 15 गांवों में गई सिर्फ मेंटल हेल्थ को देखने के लिए। और मुझे दिखा कि साइकाइट्रिक इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज है लोगों के, जो साइकाइट्रिक इश्यूज है फिर भी पहचाने जाते हैं।
साइकोलॉजिकल इश्यूज लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। और ये कहीं पर सरकारों के लिस्ट में नहीं होता है कि जब हम डिजास्टर्स की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ लोकल कम्युनिटीज की उसकी बात हम नहीं करते हैं। तो उस वक्त मुझे पता चला कि पूरे उत्तराखंड की 1 करोड़ पॉपुलेशन के लिए सरकारी अस्पताल जितने हैं पूरे स्टेट में उसमें 8 साइकाइट्रिस्ट थे बस। 2017 की बात है ये। तो हम डिजास्टर से बिल्कुल, ये स्टेट बहुत ही ज्यादा डिजास्टर प्रोन है और हम देख रहे हैं कितने डिजास्टर्स आ रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। एक्सीलेंट कविता, थैंक यू सो मच, यू नो दैट यू चिप्ड इन और आपने हमारे साथ में चीज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो कमेंट कर रहे हैं। कांताराम जमुना प्रसाद जी ने कहा उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज का ज्यादा प्रभाव नहीं है सर, यहाँ पर अंधाधुंध अनियंत्रित विकास सबसे बड़ा कारण है। गिरीश कोठियाल जी धन्यवाद। विपिन वर्मा जी जो हैं वो निरंतर लगे हुए हैं। विपिन जी थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश सिंह पंवार जी गुड इवनिंग, आपको भी नमस्कार। और विनय नौटियाल जी का कहना है कि विकास की गतिविधियों को संचालित करने जब तक सतत विकास को नहीं समझते तब तक केवल बात ही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्ती, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपने पहले भी शोध का जिक्र किया था, आपने कुछ ग्लोबल स्टडीज का जिक्र किया था, लेकिन शोध के अलावा क्योंकि आप इतना घूमते हैं, इतनी जगह आपका आना जाना होता है, आपका इतना लंबा एक अनुभव है, आप एक जियोलॉजिस्ट हैं, आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, आपके जो व्यक्तिगत जीवन की शोध है, मैं अगर आपके अपने व्यक्तिगत जीवन की शोध का जिक्र करूं, आप क्या देखते हैं उत्तराखंड में? मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हम आपके दिल की बात सुन सकें कि आप पिछले 5, 10, 15 सालों से क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनु भाई, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई और वैज्ञानिक रहते हुए मेरे साथ 2 रोने हैं। विज्ञान के तौर पर मैं देखता हूं कि विज्ञान जो संकेत दे रहा है वो बहुत खतरनाक है, वो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। एज ए मैं एक्टिविस्ट भी रहा हूं तो मेरे में वो एलिमेंट भी है और वो देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं है। अब ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट वो है कि आप देखिए, आप तासीर देखिए, अगर इसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, जिस दिन हरेला मनाया जाता है, अब हरेला भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बड़ी इवेंट के तौर पर स्टेट मनाता है, समारोह बन जाता है, और उसी दिन एक महिला जो सीधे जो उस पर्यावरण के संरक्षण प्रहरी है, उससे घास छीनते हुए और सुरक्षा बल उससे बेरहमी से पेश आ रहे हैं। ये देखिए आपकी कथनी और करनी का जब जब सारे सरोकार समारोह बन जाते हैं, तब इस तरह के विद्रूप आपके सामने आते हैं। हिमालय के रूप में हिमालय बचाओ दिवस में 1 हफ्ते से लगातार प्रतिज्ञाएं हो रही है। कोई पूछे पिछले 1 साल, जो पिछले साल तो आपने प्रतिज्ञा करी थी, उस 1 साल में आपने अपने हिस्से का हिमालय बचाने के लिए क्या किया? आज का दिन या कल का दिन जो 9 तारीख है, अगर आप मना रहे हैं तो वो ये होना चाहिए कि पिछले 1 साल की बहुत ब्रूटल ऑडिटिंग हो, ऑडिट हो उसका कि आपने 1 साल में क्या किया ऐसा जो आज आप बोल सकें कि पिछले साल हमने प्रतिज्ञा की थी। सरकारों ने, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो सब बोले कि हमने 1 साल में क्या क्या किया, जिसकी वजह से भाई पिछले साल हम कुछ गड़बड़ कर रहे थे, हमने प्रतिज्ञा की, इस साल हमने रोक, सारी चीजें बदस्तूर जारी है। अगर विज्ञान के तौर, वैज्ञानिक लोग अगर बड़े अध्ययन आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त अध्ययन आ रहे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं, जैसे HPC के 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, उसका साफ साफ निर्देश था कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो डैम्स बन रहे हैं, उच्च हिमालय क्षेत्रों में पिछले 20,000 साल का ग्लेशियरों का मलबा पड़ा हुआ है, ग्लेशियर पीछे खिसक गए हैं, लूज मटेरियल वहां पड़ा हुआ है। एक्सट्रीम इवेंट्स की, जैसे कविता ने कहा कि एक्सट्रीम इवेंट की गतिविधियां बढ़ रही है, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, बारिश बढ़ रही है जहां नहीं होनी चाहिए वहां। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बड़ी तेज बारिश नहीं होती थी। 2013 में आपने देखा केदारनाथ में भयानक बारिश हुई। अगर वो बारिश होती है तो वो लूज मलबा
बहुत तेजी से, जो ग्लेशियरों का छूटा हुआ बहुत तेजी से नीचे की ओर आता है। और यही कारण है कि उस समय जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे उच्च हिमालय क्षेत्रों में, वो सारे के सारे डैमेज हुए। मध्य हिमालय तक उनका असर आया, श्रीनगर तक उनका असर आया। आपने देखा कि जहां, और एक बात और भी है, जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के इमीडिएट नीचे केदारनाथ आपदा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इमीडिएट डाउनस्ट्रीम में ज्यादा तबाहियां हुई। ये संयोग नहीं था, ये संयोग नहीं था। जो मलबा डाला जाता है, जो बेतरतीब ढलानों पर मलबा डाला जाता है, वो बहुत घातक रूप से बहुत ज्यादा डेंजरस है। टाइम बॉम्ब में रखे हैं ये सारे के सारे डैम। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक अध्ययन किया था। सन 2000 में हमारे पास केवल 8000 किलोमीटर सड़क थी। आज वो 45,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले हमने 22 साल में, 20-22 साल में करीब करीब 38-39 हजार, 37-38 हजार किलोमीटर सड़क अतिरिक्त बना दी। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में हिमालय जैसे टेरेन में 30 से 60 हजार घन मीटर मलबा पैदा होता है। तो केवल सड़क ने, और हमारे यहाँ सड़कें बनाई जाती सबसे ज्यादा पुरातन टेक्नोलॉजी से, जिसमें जो अलाइनमेंट तय करता है वो जेसीबी का ड्राइवर करता है फाइनली, और वो सारा डंप करता है डाउन स्लोप साइड में। और इस तरह से हमने करीब 300 करोड़ घन मीटर मलबा अकेला सड़क बनाने में हमने सती जी शायद नेट कनेक्टिविटी का उनके साथ में ऐसा लग रहा है कुछ इश्यू। आप क्या देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब उनको? हाँ डॉक्टर मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन हैंग कर गए ना वो वहां पे वो है। हाँ हैंग कर गए। तो चलिए खैर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सत्ती ने कई बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर जो है हमारा ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वो मग डंपिंग को लेकर के है, चाहे वो जो पूरा विकास का मॉडल है उसको लेकर के है, और इतने सारे उन्होंने अलग अलग डायमेंशंस अपने उनके अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर, जैसा आपने बताया हम सभी को कि भाई सड़कों को लेकर तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। कविता, आगे बढ़ते हैं और मेरा जो अगला सवाल है जो सती जी की ही बात से भी जुड़ा हुआ है और इस कॉन्वर्जेशन का भी बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि आप आपदाओं पर भी आपका काफी काम है। तो ये जो आपदाएं आती हैं, और अभी अगर हम बिल्कुल हाल की आपदा की बात करें, जो अगर कम से कम देहरादून जिले की बात करें, बगल में टिहरी जिला, तो सरखेत मालदेवता वाले इलाके में आई। और एक और बात कविता जो मैं महसूस करता हूं, देखिए हम लोग भी कितने एक तरीके से भुलक्कड़ हो गए हैं। अभी आपने पिछले साल की कुमाऊं की बरसात का जिक्र किया, लेकिन वो हमारे जहन से जा चुकी है। मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इन डिजास्टर्स की, वो इतनी गतिमान है कि एक जब तक डिजास्टर हटता तब तक अगला डिजास्टर आ जाता है। तो खैर मैं वापस अपने सवाल पर आता हूं। मेरा सवाल यह है कि जितने आपदाएं उत्तराखंड देख रहा है, झेल रहा है, सह रहा है, इसमें से क्लाइमेट चेंज क्या सभी क्लाइमेट चेंज के कारण है या कोई और कारण भी है? तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर चीज को क्लाइमेट चेंज कहना, जो आपने कहा, वो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है। तो जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, ये बात तो है कि जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स जो प्रोजेक्ट कर रही हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स, मतलब ज्यादा बारिश या बहुत कम बारिश, एक्सट्रीम रेन्स, एक्सट्रीम ड्राउट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों में कि ऐसा हो रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और हिमालय जैसे राज्य में तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि हम सब, आप या जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम बाहर से बात नहीं कर रहे हैं, हम रहते हैं इन इलाकों में, और अगले हम हो सकते हैं इनकी चपेट में आने वाले। हम इन रोडों से गुजरते हैं, हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं, हमारे घर है वहाँ, हम वहाँ रहते हैं। तो हम में से कोई भी हो सकता है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो संवेदनशील इलाकों में हम रहते हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये बात सब सच है। लेकिन जो मैंने पहले भी थोड़ा सा जिस बात पे मैंने टच किया था, जब मैं बता रही थी इकोलॉजिकल इश्यूज क्या है स्टेट में, तो डिजास्टर्स आ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी है, ये भी सच है। स्नोफॉल का पैटर्न बदल गया है, एक्विफर्स सूख रहे हैं, ये सब है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। लेकिन डिजास्टर्स का 100% दारोमदार हम क्लाइमेट चेंज पर नहीं दे सकते हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ डिजास्टर। अगर हमने नदी के बगल में टेंट्स लगाए हैं, या हमारे होटल्स हैं नदी के बगल में, या रेस्टोरेंट्स हैं, हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि नदी तो कोर्स चेंज करती है, अब ज्यादा हो गई है इनकी फ्रीक्वेंसी कि कभी भी पानी बढ़ सकता है, बारिश आ सकती है। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि हम थोड़ा सा अब सजग हो जाएं डेवलपमेंट को लेके, कि कहीं भी बेतरतीब तरीके से डेवलपमेंट ना करें, कंस्ट्रक्शन ना करें। तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, हमारा नजरिया जो है डेवलपमेंट को लेकर वो भी बहुत बहुत हद तक जिम्मेदार है इस बात के लिए कि डिजास्टर्स कैसे आते हैं। अब लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, क्या मतलब है नेचुरल डिजास्टर का? कोई फ्लड तो कहीं भी आ सकता है। अगर कोई सोशल सोसाइटी या कम्युनिटी या सोशल चीज इम्पैक्ट नहीं हो रही है किसी इवेंट से, कहीं फ्लड आया, उसका इम्पैक्ट कहीं पर नहीं हुआ, कोई ब्रिज नहीं टूटा, कोई रोड नहीं टूटी, कोई घर नहीं टूटे, किसी की मौत नहीं हुई, उसको हम डिजास्टर नहीं कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं हैजार्डस इवेंट। डिजास्टर तब बनता है जब किसी फ्लड का, मान लीजिए किसी एवलांच का, सोसाइटी से इंटरेक्शन होता है और उसके डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन, तो नेचुरल डिजास्टर का क्या मतलब है? नेचुरल नहीं हो सकता ना, एंथ्रोपोजेनिक तो है ही उसके फैक्टर्स। आपने क्रिएट करे हैं बैरियर्स नेचर के सामने, नदी आ रही है, आपने बीच में ब्रिज बनाया है, डैम बनाया है, वो टूटा है, तो वो नेचुरल नहीं है डिजास्टर। नदी ने तो बहना ही है, फ्लड्स आने ही है। तो climate change is responsible to a large extent, but also anthropogenic activities, जैसे मैंने पहले कहा। तो हम हर चीज को जब क्लाइमेट, अब कविता का ऐसा लगता है डॉक्टर साहब भी, तो देखो हर चीज क्लाइमेट चेंज ही कह देते हैं। आर यू बैक? हाँ am I मैं not हाँ हाँ नहीं नहीं, सुनाई तो दे रहा है। आ रही है आपकी आवाज। सॉरी। सो मैं ये कह रही थी कि जब हम क्लाइमेट चेंज, हर चीज को क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं क्लाइमेट चेंज पे, उनको एक और मौका मिल जाता है, क्योंकि हम बिना बिना चीजों को समझे बस सीधे क्लाइमेट चेंज कह देते हैं। मैंने एज अ लिस्ट भी आपको लूज कर रहे हैं कविता हम थोड़ा सा। डॉक्टर साहब आ रही है कविता की आवाज आपको? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, कविता की आवाज आ रही है आपको? बीच में अब वापस आ गया अनूप सर। हाँ, अब मेरे बीच में कट गया। तो मैं कह रहा था कि जैसे मैंने कहा कि सड़क बनाने में, कविता ने बात करी कि ऑल वेदर रोड, जो सो कॉल्ड ऑल वेदर रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट आपने बनाया। आपने कहा कि ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए ज्यादा चौड़ी रोडें चाहिए आपको। ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा चौड़ी रोडें मतलब ज्यादा ट्रैफिक आएगा। आपने ये नहीं सोचा कि ज्यादा ट्रैफिक पहाड़ों की तरफ जाएगा। आप कहते हैं कि 25-30 हजार गाड़ियां पर डे के हिसाब से हमने प्रोजेक्ट किया है। आपने कभी ये भी सोचा कि वो गाड़ियां रुकाओगे कहाँ? पहाड़ में कोई एक टाउनशिप ऐसी है कि जहां पार्किंग में आप 1,500-2 हजार गाड़ियां खड़ी कर सको, तो आप रुकाओगे कहाँ? अब कह रहे हैं कि पहाड़ खोदेंगे और पहाड़ के अंदर पार्किंग बनाएंगे, वो टनल बना के, एडिट बना के, और उसमें पार्किंग बनाएंगे। सच बात यह है कि एक बहुत अजीब तरह की निरक्षरता, जिसको मैं कहूंगा अजीब तरह का अध्ययन के से विमुख प्रकृति है सरकारों की। उनको ये लगता है कि जो ये विज्ञान की चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और यहां तक कह दिया गया, मैं तो आपको ताजुब करेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई अभी, ऑल वेदर रोड वाली जो, और उसके पीछे ट्रोल गैंग ने कह दिया कि ये चाइना से पैसे ले रहे हैं। वो क्योंकि साइंटिफिक फैक्टर रख रहे हैं, उनको बता दिया कि चाइना के वो है, एजेंट्स हैं। इस तरह की जो चीजें हैं। और सच बात यह है कि और एक और बड़ी प्रवृत्ति सरकारों में देखी गई है, विज्ञान के गंभीर शोधों को डिनायल में डालने के लिए, और जो डिजास्टर्स हैं उन पर
उनके प्रति या जो सरकारों के कारस्तानियां जो डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल मॉडल है उनकी जो कारस्तानियां हैं उनके खिलाफ कम हो एक कुशन बना डेवलप कर दिया गया है पुरस्कारधारी पर्यावरणवादियों का। अब पुरस्कार के लिए कोई भी लड़ सकता है, चलो भाई जो उस रेस में है। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि आप हम जैसे लोग अगर हम आवाज उठाए विज्ञान के बेसिस पे, उनने कहा तुम क्या, बड़े पुरस्कारधारी वैज्ञानिक तो इसके पक्ष में है। अब बड़े वैज्ञानिक, बड़े जो पुरस्कारधारी हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हिमालय के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक निरपेक्ष मतलब सदा सत्य बोलो टाइप की बातें। ये नहीं बोलते हैं कि ऑल वेदर इश्यू किस रूप में पर्यावरण के लिए घातक है या फायदेमंद है, ये नहीं उठाएंगे। स्पेसिफिक इश्यू नहीं उठाएंगे। हिमालय के साथ गड़बड़ हो रहा है, आपको अपने दिनचर्या बदलनी चाहिए, सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो। इस तरह की चीजें जब आ जाती हैं तो तब पर्यावरण को इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। जिस लेवल पे डैमेज हो रहा है उसका आकलन, मतलब अब एक बात है अज्ञानता में सरकारें डूबी रहे तो वो मजे में है, उनको ठीक है भाई जो, लेकिन जिनको जो साइंटिफिक, हाँ नहीं सॉरी, जो 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 ज्यादा लोग जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसको समझ रहे हैं, नींद उनकी उड़ी हुई है असल में, और ये बहुत इरिवर्सिबल होने जा रहा है, घातक होने जा रहा है, विनाशक होने। चलिए थैंक्स डॉक्टर साहब। हम अगले जो हमारा जो लास्ट सेशन होगा उसमें हम कुछ सॉल्यूशन पर भी आएंगे। मेरा कविता आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल ये था कि कहीं पर कोई आपदा आती है, मैं फिर से अभी सबसे जो उत्तराखंड की अभी जो हालिया आपदा है उसका जिक्र करूंगा, जो सरखेत, मालदेवता, इस तमाम इलाके में टिहरी में आई। कविता मेरा सवाल ये है कि क्या इसकी क्या एसओपी है, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है और उसमें कितना समय लगता है जानने के लिए कि हम ये कह पाए, पुख्ता तौर पर कह पाए कि ये वाली जो आपदा थी ये आपदा क्लाइमेट चेंज के कारण थी। क्योंकि जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि क्लाइमेट इमरजेंसी है या जलवायु परिवर्तन है, वो सिर्फ प्रकृति की देन नहीं है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप भी है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है उसका। लेकिन हम ये कैसे जाने, मतलब एक साइंटिफिक बेसिस पे, बिना इमोशन के, बिना अज्ञानता के, साइंटिफिक बेसिस पर किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस आपदा में क्लाइमेट चेंज का रोल था? ये तरीका है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। एक तो ऐसा है कि जो रिसर्च का फील्ड है वो ऐसा नहीं है कि एक एजेंसी रिसर्च कर रही है या एक इंसान रिसर्च कर रहा है। मल्टीपल रिसर्च एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो रिसर्च करती हैं। तो एक तो ऐसा होता है जो मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब 2021 में चमोली में डिजास्टर आया, रैनी में, तो हमने एज अ वॉलंटियर ग्रुप 10 देशों से ज्यादा के लोग हम थे, 53 एक्सपर्ट्स, हम सब साथ आए और हमने 1 महीना दिन रात लगाकर ये पता किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ग्लेशियोलॉजी के बेसिस पे, डिजास्टर के बेसिस पे। तो अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट से लेकर ग्लेशियोलॉजिस्ट से लेकर सभी तरह के साइंटिस्ट साथ आए वॉलंटियर्स की तरह, और 1 महीने हमने दिन रात लगाकर पता किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ। पेपर भी छपा हमारा साइंस में इसको लेकर। पर वो हमारा वॉलंटियर एक वी जस्ट केम टुगेदर एज वॉलंटियर्स। किसी ने हमसे कहा नहीं था कि आपको ये करना है। तो एक तो ये होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड अगर हैं कि मुझे हमें ये पता करना है, एक वो तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एजेंसीज होती है वो तो जाती ही हैं जगह पर देखने के लिए कि मालदेवता में हुआ है तो क्यों हुआ होगा वगैरह वगैरह। पर जरूरी नहीं है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज हो ये जानने की कि एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो कई बार नहीं भी करते वो इस चीज को एनालाइज, क्योंकि नहीं है उनकी एक्सपर्टीज इस चीज में। जब अब जैसे इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून में, तो वो जनरली देखना चाहेगा कि हाँ क्लाइमेट चेंज का क्या रोल रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या है ना, ये वास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक आप पता कर पाएंगे। कोई एकेडेमिया में है, उसके पास 20 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे साथ में, क्या वो वक्त देना चाहेंगे एक किसी मुद्दे को ये पता करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं है? क्या उनके पास फंडिंग है, क्या वक्त है उनके पास? बहुत बहुत सारे
बहुत सारे इश्यूज हैं इसको लेकर, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी डिजास्टर के पीछे क्लाइमेट चेंज का क्या रोल रहा है, इसे पता करने में एग्जैक्टली कितना वक्त लगता है। 2 साल लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बड़ा बड़ा जटिल विषय है, इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। नहीं आगे है। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर महेश भट्ट काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो डॉक्टर साहब, जो आप एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को आप पब्लिक हेल्थ से जोड़ रहे हैं, और इन द मीन टाइम हमारे कई नए साथी भी जुड़े हैं हमारे इस लाइव संवाद में। हम सब के सब जो है आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं इन द मीन टाइम विनय नौटियाल जी, मानव विकास का नहीं विनाश का प्रतीक, अर्चना बेंजवाल जी थैंक यू, विपिन वर्मा जी निरंतर कमेंट कर रहे हैं, और हम सबके दोस्त हर्ष डोभाल जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, एक के बाद एक कमेंट कर रहे हैं। हर्ष भाई थैंक यू सो मच। तो हिमालय दिवस को लेकर के, इट इज बीइंग पेडल्ड एज अ प्रोडक्ट पेटेंटेड बाय समवन व्हिच इज अ कॉपीराइट। इसके अलावा व्हाई सेलिब्रेट, व्हाई नॉट टू ऑब्जर्व एंड इंट्रोस्पेक्ट, तो उनका सवाल ये है उनके जहन में, तो यही हर्ष भाई छोटा सा प्रयास है इस साझा संवाद का, कि हम उसको ऑब्जर्व करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी जानकारी बढ़ाएं, इस साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर उसके पर एम्फेसिस डालें, ताकि उत्तराखंड में जो विकास की भारत हो वो साइंस के बेसिस पर हो, वो रिसर्च के बेसिस पे हो, वो अध्ययन के बेसिस पर हो। खैर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेश भट्ट साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो आप तो इतना लंबा आपका अनुभव है, आप सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़े रहे हैं, पहाड़ों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो आप कौन से कुछ एमर्जिंग, री एमर्जिंग कोई ऐसे इन्फेक्शन देखते हैं, अगर आप सरल भाषा में हमारे साथ साझा कर सकें, कि भाई कोई नई बीमारी आ रही है, ऑफ कोर्स कोविड का तो हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हुए इन बीमारियों को आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या उत्तराखंड में आपके सामने कोई ऐसे पेशेंट आए हैं या किसी अन्य हिमालय राज्य में? डॉक्टर महेश जी भट्ट। जी, क्लाइमेट चेंज इनफैक्ट क्या होता है कि जितने भी एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कि बीमारियां होती हैं, तो वो अगर आप देखें तो उन पे उन क्लाइमेट चेंज की में चेंज की वजह से उनका जो एक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि हर एक जो एजेंट होता है, कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई फंगस हो या कोई भी आप किसी भी तरीके का हो लीजिए, तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। इसी तरीके से बीच में कोई वेक्टर होता है, जैसे मलेरिया के लिए मच्छर होना जरूरी है। अगर कहीं मच्छर नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा। तो होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां जो पहले जहां नहीं थी वो वहां पर होने लग गई हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ डेंगू का। डेंगू जनरली पहले पहाड़ों पे बड़ा रेयर था, कम होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, वहां पर टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां पर भी मस्कीटो के लिए को जनरेट होने के लिए मस्कीटो के लिए एक अच्छा वो बन गया, तो एक वेक्टर बोर्न डिजीज के तौर पे वहां पर हम उसको देख रहे हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे जो एक तो इमर्जिंग हो गया, जो बिल्कुल नए वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन में आते हैं थ्रू सम इंटरमीडिएरी होस्ट और समवेयर, और या सीधे जंप कर जाते हैं। इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इशू, बिकॉज द पीपल दे आर गोइंग देयर इंटरेक्शन विद द फॉरेस्ट्स एंड अदर वेजिटेटिव जो लैंड्स हैं आपकी, उनके साथ में उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है और ज्यादा क्लोज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो जंगली जानवरों में जो बीमारियां हो रही थी वो बीमारियां आदमियों में आ रही हैं। ये उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिकली ये देखा जाए तो एक ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि वाटर बोर्न डिजीज जो हो रही हैं वो हमारे कंटेक्स्ट में उनको वो जरा उनका जो टाइमिंग है पहले, क्योंकि वहां जैसे अगर ठंडी जगह पर अगर आप जाओगे तो वाटर बोर्न डिजीज मुश्किल से 1-2 महीने गर्मियों के समय पे आपको देखने को मिलती थी पहले, लेकिन अब क्या हो गया है कि उनका जो है वो 3-4 महीने हो गया है, तो उनका जो टाइमिंग है वो समय जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसी तरीके से
जो फूड और उससे रिलेटेड जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो डिजीज हैं, उनमें इश्यू आ रहे हैं। और जैसे मेंटल हेल्थ पे जो बात हुई, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस समय पे मैं स्वास्थ्य पे बात कर रहा था, तो स्वास्थ्य में आपका फिजिकल हेल्थ आता है, मेंटल हेल्थ आता है और सोशल हेल्थ आता है। तो मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है और सोशल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। मेंटल हेल्थ पे तो जैसे कविता उपाध्याय जी ने बताया, डिटेल में बताया कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो डिजास्टर होगा, अब हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, डिजास्टर बढ़ रहे हैं, डिजास्टर भी हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। हेल्थ पे वो दो तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका कुछ हो सकता है, मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपके यहाँ आप परिवार में अगर कोई ऐसी डेथ हो गई या किसी को चोट लग गई तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब हो गई तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और सोशल हेल्थ को भी प्रॉब्लम करता है। क्यों? इसलिए इस तरीके से करता है कि इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है ये। जो लोग इसमें सक्षम होते हैं वो अपने आप को इन आपदाओं से बचा लेते हैं, और जो अक्षम लोग होते हैं, जिनके पास की जो गरीब हैं, जो गांव में रह रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो उनकी आजीविका भी खत्म होती है। उनका खेत बह गया तो आजीविका खत्म हो गई, और साइमल्टेनियसली वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। सो देयर वल्नरेबिलिटीज विल इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स। तो ये एक इश्यू बन जाता है। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये मोटा मोटा मैंने आपके सामने रखा। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बोली हमारे साथ में, और ये वाकई में एक झकझोरने वाली बात है। और जो मैं आपकी बात समझा कि जो फासला है हमारी, अगर उसे बिल्कुल मैं क्रूड वे में बोलूं, अमीरी और गरीबी का, तो वो हमें ज्यादा सशक्त बनाता है, लेकिन किसी और वर्ग को और ज्यादा, वो जो वंचित वर्ग है उसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये एक इसका सामाजिक पहलू भी है जिसका आपने जिक्र किया। आप तीनों एक्सपर्ट से मेरा भी ये निवेदन रहेगा, क्योंकि हम लोगों को लगभग 45-50 मिनट हो गए हैं बात करते हुए। वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन इस आखिरी दौर में, क्योंकि हमने बहुत सारी चिंताओं के बारे में बात करी, बहुत सारी चुनौतियों के बारे में बात करी, मेरा निवेदन आप तीनों से रहेगा कि अब हम कुछ समाधान तलाशें। भाई कोशिश तो करनी चाहिए समाधान की, भाई समाधान तो हमें तलाशने ही है, तो उसी के ऊपर हम आएंगे। लेकिन उनके ऊपर आने से पहले जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे साथी हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं। ईशा जी का एक सवाल है कि ईशा जी ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। ईशा जी, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास बहुत समय नहीं है इसको डिस्कस करने का, लेकिन कम से कम आपका सवाल मैं सामने रख देता हूं कि क्लाइमेट चेंज से क्या जो जानवर हैं, क्या उनकी मेटिंग पर भी कोई बदलाव आया है? तो इसको लेकर के आपका एक बड़ा संवेदनशील सवाल है। जगमोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इसका सराहना उत्तर वैसे करते हैं, दे चुका हूँ मैं। है ना? हाँ जी। और इसका इसका उत्तर हो चुका है, हर चीज पे असर पड़ रहा है, तो असर पड़ मीटर पे रहा भी है। असर पड़ रहा देवी प्रसाद थपलियाल जी, सती जी को प्रणाम, थैंक यू सो मच। उसके अलावा हर्ष भाई, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे सभी पैनलिस्ट को। जमुना प्रसाद थपलियाल जी, थैंक यू। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत लंबे शोध से ही पता चल सकता है, नेचर के इंडिकेटर को समझने की जरूरत है। मदन डोवाल जी ने उत्तरकाशी के भूकंप का, गैर सरकारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी सबका जो है उन्होंने उसका जिक्र किया, यह भी चर्चा का विषय है। कभी जरूर करेंगे मदन जी इसको लेकर के। भानु रावत जी, विकास और विमर्श और बहस, केवल खाली बहस नहीं, समाधान बताएं। तो भानु भाई, इस आखिरी सत्र में हम समाधान को ही तलाशेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। आशीष गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऑल डिजास्टर्स कैलेमिटीज जो हैं वो मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रही हैं, और क्लाइमेट चेंज जो है उस पर आग पर घी की तरह काम कर रहा है। तो ये एक कंबाइंड इफेक्ट है, एक कॉम्बो इफेक्ट है। विनय नौटियाल जी, अर्चना बेंजवाल जी, बाकी सभी साथी। तो समाधान की तरफ बढ़ते हुए आखिरी सत्र में मैं सबसे पहले डॉक्टर साथी आपसे ही सबसे संक्षेप में, क्योंकि काफी देर हमें हो गई है, संक्षेप में 2-3 मिनट में आपका क्या हमें क्या आप दिशा देना चाहेंगे कि हिमालय क्षेत्र में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का क्या कोई कारगर रास्ता है? क्या कारगर रास्ता है? आवाज नहीं आ रही है। अनु भाई, सीधे सीधे संक्षेप में मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा कि अध्ययन भले ही अपर्याप्त है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल व्हाइट स्पॉट नहीं है, अध्ययन है।
ऐसी दशा में कैटेगरिकली पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि हिमालय संवेदनशील है। हिमालय का विकास मॉडल सब जगह के विकास मॉडल से भिन्न होना ही चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आपको तय करना पड़ेगा कि हिमालय में क्या आपको अनियंत्रित तौर पर बेरोक-टोक क्या जारी रखना है, क्या नियंत्रण के साथ जारी रखना है और क्या बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। 3 कैटेगरी आपको लगातार इसमें खड़ा रहना ही पड़ेगा। एक बड़ी बात जो सब जगह से आती है कि कैरिंग कैपेसिटी, आप आफ्टर ऑल आप पहाड़ों में गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, हर दृष्टि से मानव की गतिविधि बढ़ा रहे हैं, विकास के बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी, टेरेन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, बहुत वल्नरेबल टेरेन है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी पे उत्कृष्ट मेथोडोलॉजी के साथ व्यापक अध्ययन और उसके बाद एक आचार संहिता बननी बहुत जरूरी है। चौथी बात, ये तय है कि उच्च हिमालय क्षेत्र जब मैं कह रहा हूं तो मैं जियोलॉजिकल फीचर के तौर पे बात कर रहा हूं कि जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जैसे हेलंग है, जैसे भटवाड़ी है, इनसे ऊपर का जो क्षेत्र है उसको मैं उच्च हिमालय क्षेत्र कहता हूं। उच्च हिमालय क्षेत्र क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है हिमालयी अवसादों, हिमोड़ अवसादों के कारण, ग्लेशियल मोरेन के कारण, ग्लेशियर पीछे बहुत तेजी से हट रहे हैं और सारे अध्ययन बता रहे हैं कि और तेजी से हट रहे हैं, तो इसकी वजह से वहां मलबा बहुत ढीला ढूला मलबा, असंगठित मलबा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर बारिशें तेज आती हैं या कभी रोटी घाट जैसा या ऋषिगंगा जैसा वो स्थितियां आती है, वो सारा मलबा नीचे की तरफ मोबिलाइज होगा। इस वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तो कम से कम बांध को बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए। और चौथी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे 4 धाम है और जो बुग्याल है, यहां आपको तय करना पड़ेगा कि बम उस एक दिन में कितने लोग आप भेज सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी की बात हुई तो सरकारी अध्ययनों ने कैरिंग कैपेसिटी करी कि वहां होटल कितने हैं, कितने लोग वहां रह सकते हैं। मतलब कैरिंग कैपेसिटी इस बात पे है कि लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कितनी है। कैरिंग कैपेसिटी इस बात पे नहीं होनी चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन इस बात पे होना चाहिए कि वो टेरेन, वो धरातल, वो ढाल एक दिन में कितने लोगों को रख सकता है, एक साल में कितने लोगों के लिए, वो जो पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो और वल्नरेबिलिटी ना हो, डिजास्टर के प्रति जो हैजार्डस सिचुएशन ना हो, ऐसी स्थिति में कितने लोग हो सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का बहुत जरूरी है कि उसका अध्ययन होना जरूरी है। विकास चाहिए, लेकिन विकास टेरेन के अनुरूप चाहिए, अंधाधुंध नहीं चाहिए। बिना चीजों को कंसिडर किए हुए विकास, बिना जियोलॉजिकल कंसिडरेशन, इकोलॉजिकल कंसिडरेशन के विकास ठीक नहीं है। वो कभी भी बहुत बूमरैंग कर सकता है, बहुत बड़ा घातक बन सकता है। थैंक यू सो मच सतीश जी। इसको हम रिकैप करेंगे। सेम क्वेश्चन कविता फॉर यू। और बेसिकली क्या भाई हम क्या इसका क्या चले, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उत्तराखंड में? एक तो ये आपका एक पहले पॉइंट आपने किसी का पढ़ा था, somebody had said long term data चाहिए to find out whether what is the impact of climate change। ये बात सच है, लॉन्ग टर्म डेटा चाहिए और नहीं है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, लेकिन लिमिटेशंस होंगी उसकी, क्योंकि नहीं है लॉन्ग टर्म डेटा। एक वो बात थी। अब मैं आती हूँ आपके प्रश्न पे। मैं डॉक्टर सती से सारी बातों पे अग्री करती हूँ जो उन्होंने बातें रखी। 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। एक मैं रिपीट करूंगी उनकी रखी हुई बात कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ना हो, रोड सबको चाहिए, घर सर के ऊपर छत सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जिस इलाके में कर रहे हैं, हिमालय जो संवेदनशील है, जो पता है आपको, तो उसमें आप प्रॉपर स्टडीज तो करें, कम से कम हर तरह की स्टडीज करें, आप स्टेक होल्डर एनालिसिस करें, आप इकोलॉजिकल स्टडीज करें, आप हर तरह की स्टडीज करें, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करें। उसके लिमिटेशंस होंगे और बड़े स्केल पर नहीं कर पाएंगे आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर स्टडीज के बाद जो जिस तरह का डेवलपमेंट इस इलाके में होना चाहिए, आप उस तरह का डेवलपमेंट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, और जैसे एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो मैंने देखा है थ्रू आउट कि जो ये टर्म्स है, ये इंटरनेशनली हम पे थोपी जाती है, मुझे कहना चाहिए।
लेकिन हमारे जमीनी रियलिटीज में से ये बहुत अलग है, ये बहुत जुदा है ये टर्म्स जो किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कॉइन की जाती हैं और फंडिंग आती है उसके लिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि एक्चुअली इन टर्म्स का हमारे लिए क्या, हम पर क्या क्या लागू होती हैं ये टर्म्स या नहीं होती। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन पे एकेडेमिया और हर तरह के एलीट और हर तरह का पढ़ा लिखा वर्ग बात करता है, जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी धरातल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात नहीं करती है। आप उनके सामने बात रखिए, वो कहेंगे बहुत किताबी बात है, वो इसको इग्नोर करते हैं। तो अगर अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ऊपर से कोई चीजें आती हैं, अगर कोई क्लाइमेट चेंज सबमिट हो रहे हैं, वहां पे कोई डिसीजंस बनते हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज कोई डिसीजंस बनाती है, हम तक नहीं पहुंचते हैं वो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी एकेडमिक डिसीजन मेकिंग हो या जितने भी शोध होते हैं, जो भी स्टडीज होती हैं, वो सभी तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी एक्चुअल रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसा ना हो कि बस दिमाग में रह जाए, एक आइडियल स्टेट में चीजें रह जाएं। तो ये भी मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी के नाम पे ये भी जरूरी है कि हम सही तरीके से देखें और सोचें। इवन इफ वी बिलीव इन क्लाइमेट चेंज और नॉट, हम जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं, हम लोगों को और उनकी रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस पेश करें, ना कि एक आइडियल स्टेट में सॉल्यूशंस पेश करें। वंडरफुल कविता एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर सती, मैं आखिरी सवाल डॉक्टर महेश भट्ट से लूंगा क्योंकि उनका सवाल थोड़ा एक अलग किस्म का है और हम लोग एक बड़े सीरियस संवाद में पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर महेश भट्ट साहब ने हमें कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है कि आपने एक बड़ा शानदार जनगीत लिखा है, तो हम वो भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ उसको भी साझा करें, ताकि थोड़ा सा इस किस्म का माहौल भी बनना चाहिए हमारे संवाद में। लेकिन जनगीत पर डॉक्टर साहब आने से पहले, और आप एक बड़े गर्व की बात है, मैं साथियों सभी लोग जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आप सबको, एक बड़े हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है कि डॉक्टर महेश भट्ट जी जो हैं नवंबर 2022 में COP27, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है पर्यावरण और विकास का मंच, उस पर जो है आप इजिप्ट जाएंगे उसके लिए। तो हम उस पर भी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड का क्या संदेश वहां पे लेके जाएंगे। लेकिन इन सब बातों पर आने से पहले मैं एक छोटी सी क्विक समरी करना चाहता हूं जो डॉक्टर सत्ती और कविता ने बोला, जो क्योंकि हमारा समाधान बड़ा जरूरी है, हम समाधान को भी तलाशें। तो जैसा आप लोगों ने कहा कि हम भाई इस बात को आत्मसात करें कि उत्तराखंड और हिमालय ये दिल्ली नहीं है, ये एक कोई उस किस्म से नहीं है, तो ये इसको इनग्रेन करना बड़ा आवश्यक है। आपने 3 अलग अलग कैटेगरीज की बात करी, कैरिंग कैपेसिटी पर आपने जोर डाला, अपर हिमालयाज पर ब्लैंकेट बैन की आज आपने पुरजोर तरीके के साथ में वकालत करी है। चारधाम और बुग्यालों में कितने लोग आए, ये होटलों के कमरे के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए, इसके और तौर तरीके होने चाहिए। कविता ने स्टडीज को लेकर, स्टेक होल्डर्स को लेकर, और आपने कविता जो सस्टेनेबिलिटी की विदेश की बात करी, अगर मैं 4 शब्दों में बोलूं तो मैं कहूंगा थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। तो हमें अपनी जमीनी वास्तविकताओं के साथ में रूबरू होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बातें बहुत हो गई, अब पहले जनगीत पर आ जाते हैं और फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। टाइम है क्या जनगीत के लिए? क्यों नहीं है डॉक्टर साहब, कितना बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जनगीत छोटे होते हैं। हाँ तो बिल्कुल, चलिए शुरू हो जाए, है ना। जी हाँ जी। ये कुछ कुछ ऐसा है कि प्रकृति जो है ना, प्रकृति वो मानव से क्या कह रही है। प्रकृति कह रही है मानव से, तो ये उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए। ये ऐसा है, मुझे गाना नहीं आता है, इसका गाना तैयार हो रहा है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखूं उस तरीके से। तो मैं गाना गायक नहीं हूं, लिखता हूं तो लेखक हूं। तो कुछ ऐसा है, प्रकृति कह रही है मानव से, जाग जाग हे मानव जाग, जाग जाग हे मानव जाग, तेरे दर पर पहुंच गई है तेरी बर्बादी की आग, तेरे दर पर पहुंच गई है तेरी बर्बादी की आग। अभी न जगा तो जल जाएगा, जलवायु परिवर्तन की ज्वाला में
तेरी करनी को भुगतेंगी तेरी आने वाली संतानें। जहरीले कचरे से जहर पहुंच गया, जहरीले कचरे से जहर पहुंच गया, हवा पानी और खाने में। कटते जंगल जलते जंगल, शहर शहर कचरे के ढेरों में। कटते जंगल जलते जंगल, शहर शहर कचरे के ढेरों में। बेजुबान जीवों का काल बनकर जहर पहुंचा मानव की रग रग में। बेजुबान जीवों का काल बनकर जहर पहुंचा मानव की रग रग में। प्रकृति कह रही है मानव से, जाग जाग हे मानव जाग, जाग जाग हे मानव जाग। धरती बहुत गर्म हो चली है तेरी उल्टी सीधी करतूतों से। प्रकृति कह रही है मनुष्य से, धरती बहुत गर्म हो चली है तेरी उल्टी सीधी करतूतों से। शोषण प्रकृति का बहुत कर दिया तुमने अपने स्वार्थों से। धरती व्यथित है हर जीव व्यथित है, धरती व्यथित है हर जीव व्यथित है तेरे अतिरंजित इरादों से। राजनीति के गहराते वादों और विवादों से। जाग जाग हे मानव जाग, जाग जाग हे मानव जाग। कहीं सूखा कहीं बाढ़ तो कहीं अतिवृष्टि का संकट सुन। कहीं सूखा कहीं बाढ़ तो कहीं अतिवृष्टि का संकट सुन। भूख बढ़ रही है धरा पर नए नए रोगों की दस्तक सुन। भूख बढ़ रही है धरा पर नए नए रोगों की दस्तक सुन। पिघलते हिमनद सूखती नदियों से प्राणियों के करुण विलाप को सुन। प्रकृति कह रही खुद तेरे जीवन और भविष्य पर गहराते खतरों की आहट सुन। प्रकृति कह रही है मानव से, जाग जाग हे मानव जाग, जाग जाग हे मानव जाग। अब इसका लास्ट पार्ट है। अपने वादों और विवादों से बाहर निकल करके जाग। संकट विकट है तेरे द्वार पर, अभी समय है संभल कर जाग। संकट विकट है तेरे द्वार पर, अभी समय है संभल कर जाग। तू मानव प्रकृति की अनुपम कृति है, तू मानव प्रकृति की अनुपम कृति है, उसकी मानवता से जाग। अपने ज्ञान और विज्ञान के प्रलाप विलाप को सुन के जाग। जाग जाग हे मानव जाग, जाग जाग हे मानव जाग। डॉक्टर साहब आपने तो बिल्कुल कोशिश कहते स्लॉग कोशिश की ओवर्स है। में छक्का लगा दिया आपने आते ही है। बिल्कुल आप महफिल लूट करके चले गए डॉक्टर भट्ट। नहीं नहीं, बहुत अरे बहुत क्या बात है। शानदार। और आपने प्रेरित किया कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग क्या कहते हैं सत्य जी, जलनी। वाह वाह, जलनी और चाहिए इन्हीं आग, शब्दों के जलनी साथ चाहिए। में थैंक यू सो मच टू द थ्री ऑफ यू, कविता, डॉक्टर भट्ट और हमारे छोटे भाई, सभी छोटे भाई बहन हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप आए और इतने जोश के साथ में आपने इस संवाद में भाग लिया। और आप तीनों के अलावा हमारे साथ में जितने लोग जुड़े रहे, बड़ी विनम्रता के साथ में, शालीनता के साथ में, आदर के साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आयोजक मंडली की तरफ से हर्ष डोभाल जी को, देवी प्रसाद थपलियाल जी को, विनय थपलियाल जी को, हमारे दिल्ली में दोस्त हैं भरत, थैंक यू सो मच भरत फॉर ज्वाइनिंग इन। और आशीष भाई, भरत शुक जी ने कहा कि सतीश साहब शुड गेट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म मोर ऑफन। तो आपकी दिल्ली से भी डिमांड आ रही है सतीश जी, आपको दिल्ली जाकर के बोलना पड़ेगा। और बहुत सारे और दोस्तों का है। आयुष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। भानु, विपिन वर्मा जी, मदन डोवाल, अजय नेगी, विनय नौटियाल, दीक्षा हमारे कर दिया। तो देर आर आई माइट फॉरगेट सम नेम्स, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप जुड़े हमारे साथ में। अर्चना बेंजवाल जी, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो टाइम टू से बाय टू ईच अदर। धन्यवाद। और सबसे सबसे थैंक बड़ा यू। धन्यवाद आपको कि आपने इतना बहुत शानदार डिस्कशन कराया कि पैनल एक तो कम लोग रखे, हम लोग अपने भड़ास निकाल सके, क्योंकि अगर ज्यादा रहता तो समय नहीं मिलता। तो धन्यवाद आपका बहुत। चलते चलते एक चीज हाँ, हेल्थ के बारे में मैं बताऊं कि हाँ। हेल्थ का जो पार्ट है
इसका जो सोल्यूशन है ये दो चीजों में है। हम्म, एक है वन हेल्थ अप्रोच हाँ, और दूसरी अप्रोच है हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज। ये दो जो अप्रोच हैं ये हिमालय जैसे टेरेन के लिए अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज और जितने भी डिजास्टर्स हो रही हैं, जितने भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनमें बहुत इफेक्टिव हो सकती है। नहीं, वेरी नाइस डॉक्टर लास्टली साहब। आज वो इजिप्ट की तो बात छूट ही गई, सॉरी, आपने थोड़ा बताया नहीं। कोई असिस्टेंट वगैरह कोई जा रहा है आपके साथ में? हम चल सकते हैं। ये सतीश जी को ले जाना चाह रहा था मैं असिस्टेंट, लेकिन वो मतलब आप आपके साथ तो फिर मुझे असिस्टेंट बनना पड़ेगा ना। अरे असिस्टेंट ऐसे को ले जाना चाहिए जो कि इंटरचेंजेबल हो, नहीं, जो इंटरचेंजेबल हो। बट डॉक्टर साहब, अगर संक्षेप में आप 1-2 मिनट में अगर कुछ हमारे को कॉप 27 के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि है ना, फिर अच्छा मौका है, तो उसको फिर हम कॉप 27 वहां पर क्लोज कर देंगे या फिर। या बेसिकली क्या है कि जो मतलब ये बात अभी जैसे उठी है कि हेल्थ वाले इश्यू जो है वो हमेशा बहुत पीछे होते हैं। और वो ये देखा गया है कि सबसे छोटा डेलीगेशन अगर कॉप 26 में और या कॉप 25-24 वगैरह में किसी में भी आप देखें तो सबसे छोटा डेलीगेशन हेल्थ का होता है, WHO का होता है। मैं इस समय उसी का पार्ट बन के जा रहा हूँ और सिर्फ हम 5 लोग हैं पूरे पूरे उसमें से। और पिछली बार जो है पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से 5 डॉक्टर्स इस समय उसमें जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या है कि सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन ये है कि जनरली हेल्थ वाले जो इश्यूज होते हैं उनको पीछे रखा जाता है, वो बैक बर्नर पे रहते हैं और सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस समय कॉप 27 में जो मेन मुद्दा है वो फॉसिल फ्यूल का है। आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि फॉसिल फ्यूल केम इनटू द लाइमलाइट इन कॉप 26 फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इन ग्लासगो। उससे पहले फॉसिल फ्यूल की बात ही नहीं होती थी। और ये फॉसिल फ्यूल की जो बात हुई दैट इज बिकॉज ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंपेन चला बाय द प्रैक्टिसिंग जो फिजिशियंस थे और उनके द्वारा, और एक हस्ताक्षर अभियान हुआ और बहुत कुछ हुआ। एंड दैट वाज द रीजन दैट कल्मिनेटेड इनटू द this that the fossil fuel for the first time came into the final draft of the COP 26। उससे पहले फॉसिल फ्यूल की बात नहीं हो सकती थी, कि होती थी कि फॉसिल फ्यूल को बंद किया जाए। पिछले साल बहुत ज्यादा अपोज किया गया इस बात का, क्योंकि सबसे बड़ा डेलीगेशन जो था वो फॉसिल फ्यूल कम्युनिटी का था, मतलब ऐसी कंपनीज का था जो फॉसिल फ्यूल में डील कर रही हैं। सबसे बड़ा डेलीगेशन उनके थे वहां पे। इनफैक्ट जो है करीब जो 900 के करीब जो लोग डेलीगेट्स थे, वैसे वहां पर बहुत सारे जाते हैं लेकिन जो डेलीगेशन गिना जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो डेलीगेशन जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग एज इन प्रोसेस में जो है मैं WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एज अ डॉक्टर जा रहा हूँ, एज अ मतलब हेल्थ एक्सपर्ट जा रहा हूँ। तो जो और भी लोग जाते हैं, लेकिन जो डेलीगेशन इस तरीके के थे जो जिसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक डेलीगेशन थे, उनमें लगभग जो है 45 to 50% तो सीधे सीधे फॉसिल फ्यूल वालों के थे, जिन्होंने कि उसको डाइल्यूट करवा दिया लास्ट में वो जो रिजोल्यूशन जाना चाहिए था वो उसको डाइल्यूट कर दिया गया। चलिए डॉक्टर साहब, तो तो इस आपकी, समय इस समय कुछ लगता है कि उसमें कुछ नहीं नहीं, आगे होगा। अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो, थैंक यू, और थैंक यू वेरी कुछ मच। अच्छे परिणाम लेकर के आए। तो आई थिंक लेट्स से बाय टू ईच अदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और विशेष तौर पर उन लोगों का भी जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता, अपनी हमारे साथ इतना समय से रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ नाइस Thank डे। you. थैंक यू। बाय। थैंक यू, Bye. थैंक यू। बाय।